लाइव प्रोसेस यानी जीव प्रक्रम पर। इसके पहले हमने इस लेसन के 2 अध्याय पढ़े थे। जैसे सबसे पहला हमारा जो टॉपिक था वो हमने पढ़ा पोषण और दूसरा हमारा टॉपिक था श्वसन। इन दोनों को हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम लाइव प्रोसेस में तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, वो हमारा होगा परिसंचरण। परिसंचरण या सर्कुलेशन सिस्टम। तो परिसंचरण की बात की जाए तो परिसंचरण हमारा 2 प्रकार का होता है। अगर मुख्यतः हम परिसंचरण को बांटें तो परिसंचरण हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला जो होता है परिसंचरण हमारा 2 प्रकार का होता है। एक पादपों में परिवहन होता है या परिसंचरण होता है। पादपों में परिसंचरण या दूसरा हमारा होता है जंतुओं में, या खासकर जो हमें पढ़ना है वो मानव में परिसंचरण तंत्र। मानव का परिसंचरण तंत्र या मानव में परिसंचरण, ये हमको दोनों टॉपिक्स पढ़ने हैं, चर्चा करना है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मानव में परिसंचरण। अब मानव में जो परिसंचरण होता है वो 2 तरह से होता है। मानव में जो परिसंचरण हमारा होता है, मानव में परिसंचरण या इसी को कह सकते हो आप लिख करके परिवहन। तो ये हमारा 2 माध्यमों में होता है। सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र इसमें आता है। जो हमारा इसमें तंत्र आएगा वो 2 तंत्र आते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र आएगा हमारा, और दूसरा हमारा आता है लसिका तंत्र। दूसरा हमारा क्या आता है भाई? लसिका तंत्र। ये हमारे 2 तंत्र आते हैं मानव में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत, हमारे रक्त परिसंचरण और लसिका तंत्र। अब हम देखें तो रक्त परिसंचरण तंत्र को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इसको हम रक्त परिसंचरण तंत्र को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला है हमारा रक्त, फिर रक्त वाहिकाएं, और हमारा तीसरा है हृदय। ये हमें ऐसे अध्ययन करना है। तो सबसे पहले अब हम रक्त को 2 भागों में बांट सकते हैं। ऐसे इसको ठोस अवयव, इसमें हम क्या कह सकते हैं, ठोस अवयव, और हमारा एक होता है द्रवीय अवस्था या द्रवीय अवयव या लिक्विड कंडीशन जिसे आप कह सकते हैं अवयव, ये हमारा होता है। सबसे पहले देख लीजिए, फिर से हमने बात किया कि आज का हमारा जो चैप्टर है वो लाइव प्रोसेस है। इसके पहले भी आपको वीडियो इस पर मिला है। इसके पहले हमने जिसका वीडियो बनाया आपने पढ़ा तो उसको पढ़ा आपने पोषण। पहला टॉपिक था पोषण हमारा, दूसरा टॉपिक था हमारा श्वसन या रिस्पायरेशन। आप जानते थे कि जब आपका न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर गया छोटी आंत में होते हुए, तो छोटी आंत में जब पाचन हो गया तो वो कोशिकाओं में जाना है। तो कोशिकाओं में जब जाएगा तो कौन ले जाएगा? तो वो परिसंचरण तंत्र के माध्यम से हमारी पूरी बॉडी में, ऑर्गेनाइजेशन में फैलेगा। अब जो हमारा परिसंचरण का मतलब ये होता है परिवहन या ट्रांसपोर्ट। तो बॉडी में हमारा ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, कैसे होगा, इस पे आज हमें चर्चा करनी है। तो परिसंचरण या परिवहन, इसको आप परिवहन भी लिख सकते हैं, परिवहन। तो परिवहन जो होता है वो हमारे जो सिलेबस में है वो 2 प्रकार का होता है, पादपों में परिसंचरण और मानव में परिसंचरण। अब जो मुख्यतः हम सबसे पहले पढ़ने मानव में परिसंचरण, तो मानव में परिसंचरण या परिवहन इसमें 2 तंत्र होते हैं। सबसे पहले जो हमारा होता है वो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, और दूसरा हमारा लसिका तंत्र होता है। अब लसिका को छोड़ दीजिए तो पहले देख लीजिए रक्त परिसंचरण तंत्र। तो रक्त परिसंचरण तंत्र में जो मुख्यतः 3 भाग पाए जाते हैं, 3 भागों में से बांट सकते हैं या 3 भाग पाए जाते हैं, आप कह सकते हैं 3 अंग पाए जाते हैं। सबसे पहले हमारा होता है रक्त, फिर दूसरा हमारा जो होता है रक्त वाहिकाएं जिसमें से बहती है, यानी वो पाइप जिसमें से हमारा ब्लड बहेगा, और तीसरा हमारा हार्ट। अब रक्त को अगर बांटना चाहें तो हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक ठोस अवयव, एक द्रवीय अवस्था, द्रवीय अवयव। अब हम
अगर रक्त को बांटे तो ठोस अवयव और द्रवीय अवयव। अब ठोस अवयव में देखें क्या क्या आता है, तो उसमें आप देखें जो हमारा ठोस अवयव में आता है, वो ठोस अवयव में हमारा आता है ठोस अवयव। ठोस अवयव में हमारा होता है आपका आरबीसी, और दूसरा हमारा डब्ल्यूबीसी, और तीसरा हमारा होता है, इसमें होता है रक्त प्लेटलेट्स या रुधिर प्लेटलेट्स। ठीक है, तो रुधिर प्लेटलेट्स हमारा होता है। ये तीन हमारे हो गए ठोस अवयव में। दूसरा जो हमारा था द्रवीय अवयव, क्या था? द्रवीय अवयव ये था। इसमें हम ऐसे बांट सकते हैं, इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। प्लाज्मा, इसमें हम किसको रख सकते हैं? सबसे पहले प्लाज्मा को। अब जान लें हम कि किसका क्या काम है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि आरबीसी का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो रेड ब्लड कार्पेल्स, इसका जो काम होता है वो कैरियर टू हीमोग्लोबिन करता है। क्या करता है? ये ढोएगा हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन इसमें पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो आपके ऑक्सीजन को कैरी करता है। सबसे पहले अगर बात करें तो आरबीसी जो हमारा होता है, इसमें हीमोग्लोबिन वर्णक पाए जाते हैं जो हमारा O2 का वहन करता है। अब हमारी बात आती है डब्ल्यूबीसी की। भाई डब्ल्यूबीसी क्या करता है? तो डब्ल्यूबीसी का जो फुल फॉर्म है वो व्हाइट ब्लड कार्पेल्स होता है। तो ये क्या करता है कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उत्तरदायी होता है, क्योंकि ये रोगाणुओं का क्या करता है? भक्षण कर लेता है। तो इसका काम क्या है? इसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है जो आपका ऑक्सीजन कैरी करता है। डब्ल्यूबीसी आप में रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाता है, क्योंकि ये रोगाणुओं का भक्षण कर लेता है। क्या करता है? रोगाणुओं का भक्षण कर लेता है। इसके बाद ये हमारा रोगाणुओं का भक्षण कर लेता है। बचा रुधिर प्लेटलेट्स। तो जो रुधिर प्लेटलेट्स का है वो रुधिर को थक्का जमने में सहायता करता है। ये क्या करता है? रुधिर को थक्का जमने में सहायता प्रदान करता है। हमने आपको बताया कि रक्त को हम दो भागों में बांट सकते हैं, ठोस अवयव और द्रवीय अवयव। ठोस अवयव को हमने फिर तीन भागों में बांट लिया या तीन पार्ट में कर लिया, ऐसे कह लीजिए। सबसे पहले आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा रुधिर प्लेटलेट्स होता है। अब जो हमारा रुधिर आरबीसी होता है उसमें एक वर्णक पाया जाता है जिसे आप हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये हीमोग्लोबिन आपके श्वसन के द्वारा जो आपने ऑक्सीजन कैरी किया उस ऑक्सीजन के साथ ये बांड बना लेता है, प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को ले जाता है। इसके बाद दूसरा हमारा है डब्ल्यूबीसी। ये रोगाणुओं का भक्षण कर लेता है, रोगजनक जो सिम्टम्स होते हैं उनको भक्षण कर लेगा, जिससे हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। तीसरा हमारा रुधिर प्लेटलेट जो है वो रुधिर को थक्का जमने में सहायता प्रदान करता है। अब बात आती है, ये तो हमारा हो गया ठोस अवयव। अब ठोस अवयव के बाद अगर बात करें, अब दूसरा हमारा है द्रवीय अवस्था या द्रवीय अवयव। द्रवीय अवयव बचा हमारा, इसमें हमारा पाया जाता है मुख्यतः प्लाज्मा। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। अब सबसे पहले हम जान लें प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है। तो 90% वाटर होता है करीबन इसमें उसके बाद 90% वाटर होता है, प्रोटीन्स होते हैं और आप कह सकते हो प्रोटीन्स होता है, जल होता है, ये इसमें पाए जाते हैं। इसमें प्लाज्मा में। इसके बाद प्लाज्मा का कार्य क्या है? सबसे पहले अगर आप मुझसे पूछें कि प्लाज्मा का कार्य क्या है, तो प्लाज्मा क्या करता है कि प्लाज्मा भोजन तथा CO2 और नाइट्रोजनी वज्र पदार्थों को ढोता है। यानी ये CO2 नाइट्रोजनी युक्त पदार्थ तथा वज्र पदार्थों को, यानी अपशिष्ट पदार्थों को जो शरीर से बाहर निकालना है, अपशिष्ट पदार्थों को क्या करेगा? ये ढोएगा। फिर से सुन लीजिए। सबसे पहले जो हमारा द्रवीय अवयव है इसमें प्लाज्मा पाया जाता है। मुख्यतः प्लाज्मा जो हमारा बना होता है किसका? तो 90% इसमें होता है वाटर आपका और प्रोटीन्स और मिनरल्स होते हैं कुछ माइन्यूट मात्रा में। अब हमारा प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनी युक्त पदार्थ और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है, यानी ढोने का काम करता है। तो इस प्रकार हमने आपको बताया रक्त के ठोस अवयव और द्रवीय अवयव। अब हमें आपको बताना है रक्त परिसंचरण तंत्र। अब हमें बताना है मानव में रक्त परिसंचरण तंत्र। उसको देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र को। अब रक्त परिसंचरण तंत्र में
रक्त परिसंचरण तंत्र को हम 3 भागों में, मैंने कहा था 3 बांट सकते हैं इसे। रक्त परिसंचरण तंत्र को, संचरण तंत्र को या परिवहन तंत्र को जो भी कहिए, तो हम 3 अंगों में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा अवयव होता है वो रक्त होता है। दूसरा हमारा है रक्त वाहिकाएं, जिसमें से रक्त आपका बहेगा, जो पाइप होती है उसको वेसल्स, उसको आप कहते हैं रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं। और तीसरा हमारा जो होता है वो हमारा हृदय, हृदय जो हमारा होता है वो तीसरा हमारा हृदय हो गया, यानी हार्ट हो गया। ये हमारा हार्ट हो गया, रक्त वाहिकाएं हो गई और हमारा रक्त हो गया। यानी तो रक्त परिसंचरण तंत्र को हम 3 अवयवों में, 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा हो गया रक्त, दूसरा हमारा हो गया रक्त वाहिकाएं और तीसरा हमारा हृदय हो गया। अब हृदय का सबसे पहले अगर हम जाने कार्य क्या है, तो हृदय कार्य क्या करता है, पॉइंटों में आप लिख लें। तो सबसे पहले आप कहोगे कि हृदय जो होता है वो रक्त परिसंचरण तंत्र में, रक्त परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नंबर पहला आप कहेंगे कि हृदय जो हमारा है वो रक्त परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नंबर 2 आप क्या कहेंगे, तो नंबर 2 में आप कहेंगे हृदय एक पेशीय तंत्र है। हृदय क्या है, हृदय एक पेशीय, हृदय एक पेशीय, हृदय क्या है भाई, एक पेशीय अंग है। सबसे पहले हमने कहा आपको कि जो अंग है, और पहला आप बताएंगे कि हृदय जो होता है वो परिसंचरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा आप कहेंगे हृदय एक पेशीय अंग है। तीसरा आप कहेंगे कि हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। और चौथा आप कहेंगे कि शरीर के बाएं तरफ ये पाया जाता है। पांचवा आप कह सकते हैं कि यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है। पांचवा आप क्या कहेंगे कि ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है। कैसे, जैसे आपकी ये मुट्ठी है तो ऐसे अगर इसको बंद कर लिया जाए तो ये क्या हमारा हो जाएगा, हार्ट लाइक हो जाता है। तो ये बंद मुट्ठी के आकार का पाया जाता है, मुट्ठी के आकार का। तो इस प्रकार हम 5 इसमें कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि हार्ट जो है वो रक्त परिसंचरण तंत्र या परिवहन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा हमने कहा हृदय एक पेशीय अंग है। तीसरा हमने कहा कि हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। चौथा हमने कहा कि ये शरीर के बाएं तरफ पाए जाते हैं। पांचवा ये बंद मुट्ठी के आकार का संरचना होती है। अब हम इसके आगे पहले आपको हार्ट बना दें और फिर उसमें समझाते हैं कैसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम चलता है। तो पहले देखिए हम हार्ट बना लें। अब ये हमारा हार्ट का फिगर हो गया। इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए, तो आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी को अगर देखा जाए तो हमारे हार्ट 4 चैम्बरों में बटे होते हैं पूरी तरह, यानी हमारे 4 चैम्बर, यानी ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस हार्ट इज द 4 चैम्बर आर डिवाइडेड। तो कम्प्लीटली हमारे जो हार्ट होते हैं वो 4 चैम्बरों में बटे होते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारा ये दायां अलिंद, फिर इसके नीचे दायां अनिलय, और ये इधर साइड में अगर आप देखेंगे तो बायां अनिलय और ये हमारा बायां अलिंद। इसके बाद हम देखते हैं तो ये महाशिरा है हमारी, और ये महाशिरा हमारी है इधर भी। और यहाँ क्या है, हमारी महाधमनी, ये हमारी फुफ्फुस धमनी, और ये हमारा फुफ्फुस शिरा, ये हमारा। और ये जो बीच की आप दीवार देख रहे हैं इसे हम कहते हैं विभाजिका। क्या कहते हैं, विभाजिका। विभाजिका, विभाजिका क्यों कहते हैं, क्योंकि यह क्या करता है, दायां अनिलय और बाएं अनिलय के बीच में वाल का काम करता है, दीवार का काम करता है। तो इसे इसीलिए हम कहते हैं विभाजिका, क्योंकि विभाजन का काम करता है। तो हमने आपको बताया कि हार्ट जो होता है ह्यूमन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में वो 4 चैम्बरों में पूरी तरह कंप्लीटली बटा होता है। उसमें जो 4 चैम्बरों में आप नाम उसका जान लीजिए, पहला दायां अलिंद, फिर दायां निलय, बायां निलय, फिर उसके बाद बायां अलिंद। ये इस प्रकार हमारा होता है। इसमें फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस धमनी, महाधमनी और ये महाशिरा, और फिर ये महाशिरा इधर से भी निकली होती है। बीच का जो डिवाइडर होता है ये हमारा होता है विभाजिका, ये डिवाइड करती है। अगर हम बात हार्ट की करें तो अगर हम ऐसे छोटे में एक हार्ट बना लें, ऐसे करके एक हार्ट ऐसे आप शो करें, तो ये बीच का हमारा ये जो पार्ट हो गया ये हमारा हो गया विभाजिका। और विभाजिका में अगर हम कहें और इस तरह इसको बांटे तो ये हमारा ये जो हो गया वो हमारा दायां अलिंद हो गया। क्या हो गया, दायां अलिंद। ये हमारा दायां निलय, और ये हमारा हो गया बायां अलिंद, बायां अलिंद। ये क्या हमारा हो गया, बायां अलिंद, और ये हमारा हो गया बायां निलय।
तो इस प्रकार हम ह्यूमन बॉडी में देखते हैं तो हार्ट जो होता है वो 4 कंप्लीटली भागों में बटा होता है, और जो निलय और बाएं निलय और दाएं निलय के बीच की जो दीवार होती है उसे हम विभाजिका कहते हैं। अब बात आती है कि हार्ट में हम रुधिर का परिवहन कैसे देखते हैं। तो आप जान लीजिए इसके 2 शब्द हैं, ऑक्सीकृत रुधिर और अनॉक्सीकृत रुधिर। 2 शब्दों से हम पहले आपको परिचय करा दें। इसमें एक आपका शब्द है, 2 शब्दों को जान लीजिए, ऑक्सीकृत रुधिर, ऑक्सीकृत रुधिर, ऑक्सीकृत पहला वर्ड है आपका ऑक्सीकृत रुधिर, और दूसरा हमारा जो है वो अनॉक्सीकृत रुधिर है। अनॉक्सीकृत रुधिर है हमारा, रुधिर है। इसको जो हम अंग्रेजी में कहते हैं तो इसको कहते हैं हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकृत को हम कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन सम्मिलित हो, यानी ऑक्सीजन जिसमें मिला हो, जुड़ा हो, उसे हम कहते हैं ऑक्सीकृत रुधिर या ऑक्सीजनेटेड रुधिर। और इसको हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड रुधिर, यानी इसका मतलब है कि इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है और इसमें ऑक्सीजन होता है। तो अब करना क्या है, सबसे पहले जो हमारा ऑक्सीकृत रुधिर होता है जिसमें O2 उपस्थित होता है, यहाँ इसे इसीलिए चूंकि इसमें क्या है, प्रेजेंट ऑफ O2 होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकृत रुधिर कहिए या ऑक्सीजनेटेड रुधिर ब्लड कहिए। और दूसरे में इसमें O2 एब्सेंट होता है, या आपका ऑक्सीजन जो होता है वो अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित होता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, ये ऑक्सीकृत रुधिर और अनॉक्सीकृत रुधिर हो गया। अब बात आती है कहाँ से रुधिर जाएगा, कहाँ से निकल के पूरी बॉडी में फैलेगा, फिर फेफड़े में कैसे जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो ऑक्सीजनित रुधिर जो हमारा होगा, या जिसे आप कहते हो जिसमें हमारा O2 सम्मिलित होगा, वो क्या करेगा, महाशिरा से प्रवेश करता है। जो हमारे महाशिरा है इधर से और इधर से, ये महाशिरा हमारा है, क्या है, महाशिरा। यहाँ से हमारा O2 प्रवेश करेगा, O2 युक्त हमारा क्या करेगा ये। अब जो हमारा ऑक्सीजनित रुधिर है, देख लीजिए, वो जो हमारा ऑक्सीजनित रुधिर है वो हमारा महाशिरा से प्रवेश करेगा। कौन सा रुधिर? ऑक्सीजनित रुधिर जो हमारा है, ऑक्सीकृत जो रुधिर हमारा है, ये हमारा महाशिरा से होते हुए कहाँ प्रवेश करेगा, दायां अलिंद में, फिर दाएं निलय में, और फिर दाएं निलय से होते हुए ये फुफ्फुस धमनी में, ये हमारा फुफ्फुस धमनी हो गया, इसमें आ जाएगा। और यहाँ से हमारा फुफ्फुस धमनी में से क्या होगा, ऑक्सीजन जोड़ने के बाद फुफ्फुस शिरा में आ जाएगा। यानी सबसे पहले अगर हमारा कहा जाए तो पूरी बॉडी का जो ब्लड हमारा होगा, प्रत्येक सेल का जो ब्लड होगा, वो सारा ब्लड कहाँ से आएगा, महाशिरा के द्वारा। हमने कहा आपसे कि पूरे शरीर का जो हमारा रुधिर होगा, पूरे शरीर का रुधिर, ऐसा समझ लीजिए, पूरे शरीर का जो रुधिर होगा ये महाशिरा से होते हुए सबसे पहले पहुंच जाएगा दायां अलिंद में। मैं इसके लिए आपको बना देता हूं। सबसे पहले महाशिरा से होते हुए, महाशिरा से कहाँ जाएगा, दायां अलिंद। और ये जो महाशिरा में ब्लड आया, ये कहाँ से आया, तो शरीर की समस्त कोशिकाओं से, शरीर के समस्त कोशिकाओं से O2 युक्त जो हमारा, यानी CO2 युक्त जो हमारा ब्लड होगा वो कहाँ से आएगा, प्रत्येक कोशिकाओं से कहाँ आ गया, महाशिरा में, फिर महाशिरा से दाएं अलिंद में, और दाएं अलिंद से हमारा कहाँ आ गया, दाएं निलय में। कहाँ आ गया हमारा, दायां निलय। और फिर जब हमारा ब्लड दाएं निलय में आ गया तो दाएं निलय से हमारा पहुंच गया ये फुफ्फुस धमनी। कहाँ पहुंच गया, फुफ्फुस धमनी में हमारा पहुंच गया। और फुफ्फुस धमनी के बाद ये जो हमारा है इसमें ऑक्सीजन ऐड होता है। फुफ्फुस धमनी से जब आगे बढ़ा यानी फेफड़े की तरफ, तो इसमें हमारा ऐड बाई, आप ऐसे लिख सकते हैं, इसमें क्या जुड़ गया, O2 जुड़ गया। क्या जुड़ गया, O2। जब ये O2 जुड़ गया तो हमारा ये जो ब्लड हो गया वो हमारा ब्लड हो गया ऑक्सीकृत रुधिर। अब हमारा यहाँ क्या हो गया,
ऑक्सीकृत रुधिर, ऑक्सीकृत रुधिर हो गया हमारा। ये ऑक्सीकृत जब रुधिर हमारा हुआ तो ये फिर कहाँ आएगा, फुफ्फुस शिरा से होता हुआ ये फुफ्फुस शिरा के रास्ते अब यहाँ से आएगा, ये फुफ्फुस शिरा, फिर बायां अलिंद, फिर बायां निलय। तो इसके बाद आप कह सकते हैं कि जो ऑक्सीकृत हमारा रुधिर है वो सबसे पहले कहाँ आएगा, तो फुफ्फुस शिरा में। कहाँ आएगा, फुफ्फुस शिरा में आया। अब इस फुफ्फुस शिरा से फिर हमारा ब्लड कहाँ गया, बायां अलिंद में, बायां अलिंद में पहुंच गया हमारा ब्लड। अब बाएं अलिंद से हमारा ब्लड कहाँ पहुंचा, बायां निलय में, बायां निलय में ये हमारा पहुंच गया। अब बाएं निलय से क्या होता है, इसके बाद महाधमनी, इसके बाद हम कहाँ पहुंच जाएंगे, ये हमारा महाधमनी में पहुंच जाएगा ब्लड, यानी इसके बाद हमारा ब्लड पहुंच जाएगा महाधमनी, महाधमनी में पहुंच जाएगा हमारा ब्लड, और महाधमनी से पूरे शरीर में भेज दिया जाएगा। फिर क्या होगा, पूरे शरीर में भेज दिया जाएगा, पूरे शरीर में जो हमारा ब्लड होगा, रुधिर होगा, ये भेज दिया जाएगा। अब पूरे शरीर का मतलब है प्रत्येक कोशिका, यहाँ आप लिख सकते हैं प्रत्येक कोशिकाओं में जाएगा, प्रत्येक कोशिकाओं में, ये प्रत्येक कोशिकाओं में हमारा जाएगा, प्रत्येक सेल्स में जाएगा। अब प्रत्येक सेल ने जब यूज कर लिया, क्या यूज कर लिया, O2 का यूज कर लेगा। तो O2 का जब यूज कर लेगा तो जो कोशिकाओं के पास CO2 बचा, तो O2 का उपयोग करने के बाद, आप ऐसे लिख सकते हैं, O2 का उपयोग करने के बाद क्या होगा, ये पूरे शरीर का फिर जो CO2 रहेगा। अब जब हमारा O2 उपयोग हो गया, प्रत्येक कोशिका ने उपयोग कर लिया, तो फिर जो वहां से CO2 निकला, ये CO2 युक्त क्या, ये CO2 युक्त हमारा जो ब्लड है, रुधिर है, ये फिर आपका वही क्रम रहेगा। फिर कहाँ आएगा, ये महाशिरा से होता हुआ फिर आपका दायां अलिंद, और दायां अलिंद से दायां निलय, दायां निलय से फुफ्फुस धमनी, फिर इसमें फिर O2 जुड़ जाएगा। फिर O2 जब जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीकृत रुधिर। फिर ऑक्सीकृत रुधिर कहाँ आएगा, फुफ्फुस शिरा से। फुफ्फुस शिरा में जब आएगा तो ये फिर उसके बाद फुफ्फुस शिरा से बायां अलिंद में, फिर बायां निलय में, फिर महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको ये पूरा क्रम समझा दूं। ध्यान दीजिए, ये आपका हार्ट है। मैंने आपको कहा कि जो मनुष्यों में हार्ट पाया जाता है वो 4 चेम्बरों में कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो चारों चेम्बरों को मैंने नाम बताया आपको, दायां अलिंद, दायां निलय, और ये हमारा इधर हो गया बायां अलिंद और बायां निलय। ये हमारी हो गई महाशिरा, महाधमनी, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा। ये जो बीच का पार्ट है इसे आप कहते हो विभाजिका, क्योंकि ये दायां निलय और बाएं निलय के बीच में दीवार का काम करता है, एक वॉल का काम करता है, सिस्टम का काम करता है। अब बात आती है ब्लड कैसे सर्वाइव इसमें होता है। तो सबसे पहले जो हमारी पूरी बॉडी ऑर्गेनाइज्म में CO2 युक्त जो हमारा प्रत्येक कोशिकाओं में, चूंकि जब ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं तो CO2 उसमें से निकलती है। तो CO2 जो हमारा रुधिर में मिल गया, तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर जो हमारे पूरे शरीर का है, वो पूरे शरीर का रुधिर हमारा महाशिरा से इस रास्ते से या इस रास्ते से, महाशिरा के रास्ते से हमारा क्या आ जाएगा, दाएं अलिंद में आ जाता है। अब ये दाएं अलिंद से हमारा कहाँ जाएगा, ये दाएं निलय में आ गया। अब दाएं निलय से ये फुफ्फुस धमनी में जाएगा, यानी यहाँ चला जाएगा, यहाँ ये हमारा चला जाएगा फुफ्फुस धमनी में। अब जब फुफ्फुस धमनी में चला गया हमारा, तो जब फुफ्फुस दाएं निलय से आके फुफ्फुस धमनी में गया, और फुफ्फुस धमनी का मतलब इसके बाद ये आपको फेफड़े में दे देगा। तो जब ये लंग्स को दे देगा तो लंग्स ऐड करेगा इसमें, बाय O2 ऐड कर देगा। तो जब हमारा O2 ऐड हो गया, यानी ऑक्सीजन युक्त हो गया हमारा रुधिर, तो जब ऑक्सीजन युक्त रुधिर हो गया तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीकृत रुधिर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, फुफ्फुस शिरा से, फिर इस रास्ते से फुफ्फुस शिरा से हमारा क्या आएगा, बायां अलिंद में आ जाएगा, बाएं निलय में आएगा। फिर बाएं निलय के बाद क्या होगा कि ये हमारा महाधमनी, यानी इस रास्ते से हमारा क्या हो जाएगा, पूरी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में, फिर पूरे शरीर में जाएगा। पूरे शरीर में किस प्रत्येक कोशिकाएं इसे यूज करेंगी, और फिर ये कार्बन, फिर चूंकि आपका ऑक्सीजन उनको प्रत्येक कोशिकाओं ने यूज कर लिया, तो फिर हमारा जो ब्लड है वो हमारा क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हो गया। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो हमारा ब्लड है, ये महाशिरा से इस तरह हमारा ये चलता रहेगा। तो ये हमारा हो गया फंक्शन ऑफ हार्ट।
तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं इसको। इसके बाद इसमें आपको पढ़ना क्या है, तो इसमें हमने क्या पढ़ लिया, फंक्शन ऑफ हार्ट पढ़ लिया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट बताइए या सिंगल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। तो उसे मैं आपको बताऊंगा, डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट और सिंगल सर्कुलेशन सिस्टम, इन दोनों को मैं चर्चा करूंगा। आज मुझे पूरी आशा है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं जहाँ समझ में आया होगा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर कहाँ नहीं समझ में आया, मैं उसको फिर से आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद।